अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और नैब कानून में तरमीम के लिए नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और इन्हें 4 साल के लिए तोसी भी मिल सकती है। मुस्लिम लीग नून ने इसे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कहा है। नैब ऑर्डिनेंस में कई अहम इदारे नैब के दायरे कार से निकाल दिए गए हैं। नैब कानून का इतलाक वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और झैली कमेटियों के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। निजी इदारे, कारोबारी अफराद और बैंक मुकदमात को भी नैब के दायरे इख्तियार से खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगाया कि नैब कानून में इस तब्दीली से हुकूमत ने अपनी काबीना के वज़रा को NRO दे दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस से अब चीनी चोरों, आटा स्कैंडल में मुलव्वस वज़रा को NRO दिया गया है। नैब कानून में तरामीम को अपोजिशन NRO क्यों कह रही है, इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है PTI के कौमी असम्बली के मेंबर रियाज फतेहाना साहब को। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और PMNL के कौमी असम्बली के मेंबर डॉक्टर निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं कि बड़े अरसे से जो है वो अपोजिशन भी कह रही थी कि नैब कानून में तरामीम होनी चाहिए, नैब जो है जानिबदाराना हो गया। उसके लिए हुकूमत ने आपको दावत भी दी कि आए इस पर बैठ के हम बात करते हैं। अब जब ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम लाई गई हैं तो मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, गुजारिश ये है नसीम साहब कि हम जो मुतालबा कर रहे थे वो तो इसके बिल्कुल उलट इन्होंने किया है। हमसे भी गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपने दौर में जो ज़रूरी तरामीम थी नहीं हम कर सके, लेकिन इन्होंने तो देखिए इंतहा कर दिया है कि अपने लोगों को, अपने आप को वज़ीर आज़म साहब ने यह NRO दिया है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें काबीना के फ़ैसले जो हैं वो मुस्तस्ना करार दिए गए हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, नैब लॉज जो हैं अप्लाई नहीं होंगे। और इस तरह के देखें ना, वज़ीर आज़म साहब की सदारत में अगर काबीना को फ़ैसला करती है आटा चोरों और चीनी चोरों को वो कोई NRO देती है तो ज़ाहिर है कि उसकी कोई पकड़ नहीं होगी। इसी तरह बाकी फोरम्स पे तो जा सकते हैं, सिर्फ नैब उनको टेक ओवर नहीं कर सकता। मतलब ये कि नैब कवानीन का अगर इतलाक नहीं होगा उसमें, अकाउंटेबिलिटी का तो यही सबसे बड़ा फोरम है ना जी, इदारा यही है। दूसरी बात जो है वो ये है, अगरचे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 मिसालें। एक तो ये, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि काबीना के फैसलों को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। दूसरी जितनी चाहे इरेगुलरिटी हो, जितनी चाहे उसमें यह है कि कोई बदरीती हो, करप्शन हो, ये कि उस पर अप्लाई नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जो जज साहिबान का तकर्रर है, फतेहाना साहब ख़ुद माशाल्लाह ये है कि बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, कानूनदान हैं, और ये है कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी के माशाल्लाह ये है कि वो बल्कि सरबराह हैं। गुजारिश ये है कि जजेस की तकर्री के लिए ये कहा गया है अब इंतज़ामिया की मर्ज़ी से, ये कि बात सीखे हैं कि जी मुतलका चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से, उसकी मर्ज़ी नहीं, उसकी कंसल्टेशन। और लेकिन एक उसमें शक ये है कि या प्रेसिडेंट करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसमें किसी चीफ जस्टिस को बीच में नहीं रखा गया। उनको बाईपास करके आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाईपास करके अगर सदर ममलकत जो हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पे किसी जज को उसका तकर्रर करेंगे तो ये क्या, किस तरह के वो जज होंगे? अपनी मर्ज़ी के जज वो लगाएंगे तो उनसे कौन से इंसाफ की आप तवक्को करेंगे? वैसे भी हमें देखें नसीम साहब, तहरीक इंसाफ से हमें किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन ये तो हमें ज़रूर था कि कम से कम जजेस की तकर्री जो है वो तो ये है कि जिस तरह हमेशा से रहा कि मुतलका चीफ जस्टिस जो हैं उनकी मर्ज़ी से, उनकी कंसल्टेशन और मीनिंगफुल कंसल्टेशन, उनकी एडवाइस पे। लेकिन यहाँ तो ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट करेगा और ये है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो कर सकता है। अच्छा, अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए क्योंकि नैब के इख्तियारात कम हो गए हैं, क्योंकि अपोजिशन तो यही चाहती थी कि नैब जो है वो अपोजिशन को तंग करती है या सियासी तौर पर हरासा करती है, तो उनके इख्तियारात कम हो गए तो ये बेहतर नहीं हो गया। मुझे ये फरमाएं, ये तो ये है कि चूंकि इनको अब मुस्तकबिल इनको नज़र आ रहा है ना कि आगे पकड़ इनकी होने वाली है, तो इस वजह से देखें बड़ी है कि आप आइंदा के लिए पेशबंदी कर रहे हैं। लेकिन एक मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो मैंने मिसाल दी है, ये 2 मिसालें, बेशुमार मिसालें, लेकिन 2 मिसालें जो मैंने दी हैं कि क्या काबीना के फ़ैसलों को खा उनमें जितनी भी इरेगुलरिटी हो, जितनी भी बदनीति हो, बदयांती हो, क्या उन पे नैब लॉज
क्लास को अप्लाई नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किस कदर अफसोसनाक है कि आप जजेस की तकर्री, नैब के जो कोर्ट्स के जज हैं, वो तकर्री इस तरह होगी कि प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो लगाएगा, तो ये किस तरह के जज होंगे? चले जवाब ले लेते हैं। रियाज फतेना साहब, आप जस्टिस लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन भी हैं कौमी असम्बली में, तो आप तो कानून को बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात है जिन सवाल इन्होंने आपसे किए हैं उसका जवाब देंगे आप? शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। डी चौक हम तो सुनते थे कि हाइड पार्क की तरह ये भी हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एहतजाज कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया हूँ। थैंक यू। दूसरा, डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं इनकी दिल से बहुत कदर करता हूँ, मेरे ज़ाती दोस्तों में से। गुजारिश ये है कि ऑर्डिनेंस जो सेकंड अमेंडमेंट हुई है नैब ऑर्डिनेंस 99 में, तो इससे कोई किसी ख़ास जमात का एजेंडा नहीं है। ये अपोजिशन अंदर से तो इंतहाई खुश है, ऊपर से सिर्फ अपोजिशन रहनुमा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अपनी निजी महफिलों में तो इनकी कह के और उनकी मुस्कुराहटें ख़त्म नहीं हो रही। ये अक्सर मिठाई पहले नहीं बांट देते। जी जी, ये उन्होंने छुप के मिठाई खाई है छुपा के। गुजारिश ये है, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। सेक्शन जो इसका 4 है उसमें तो सिंपल ये उनको कहा गया है कि नेक नीति से जो मामला पहले होते थे उस पर भी नैब पकड़ती थी। इसमें कैबिनेट है या बहुत सारे हमारे इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारों के गवर्निंग बॉडीज़ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक्निक है, DDWP, CDWP, मुख्तलिफ तरक्याती इदारों के फोरम। तो सारा काम इंतहाई स्लो हो गया था। ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार ही नहीं थी। कहते थे कि हम कुछ भी ना करें, नेक नीति से करें, तभी हमें नैब पकड़ लेती आके। तो ये एक हरासमेंट थी और बिजनेसमैन कम्युनिटी अलग परेशान थी कि हमें कितनी अदालतों में अपने घसीटना है। कभी नैब पकड़ती है, कभी हमें FBR की अदालतें हैं, कभी कस्टम कोर्ट, कभी इनकम टैक्स कोर्ट। तो इसके लिए एक वो फैसला जो देर से इल्तवा का शिकार आ रहा था, ये हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने जुर्रतमंदी के साथ इस मामला पे फैसले किए हैं। अच्छा, ये जो सूबाई काबीना कमेटीज़ है या वफाकी काबीना कमेटीज़ हैं, इनके जो भी फैसले होंगे किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं हो सकेंगे? जी नहीं, वो उसमें कोर्ट में आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत का मामला है ना, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, जो असम्बली के अंदर मामला होता है। लेकिन आप हुकूमती फैसलों को तो आप कैबिनेट के फैसलों को तो चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। और दूसरा ये कि इससे एक जो तरक्की का अमल रुका हुआ था, जो फैसले ना करने की वजह से गवर्नेंस मुतासर हो रही थी, अवाम के मसाइल उलझे हुए थे, फाइलें आगे मूव नहीं कर रही थी, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, तरक्याती मनसूबों की रफ्तार बढ़ जाएगी। नंबर 2, इससे गवर्नेंस और लोगों को जल्द इंसाफ और उनके मामला हल करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। तीसरा ये कि इसमें सेक्शन जो 5 है वो भी असर्ट की गई है, इसमें बेनामी प्रॉपर्टी को कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, इन सारे मामलात में अगर किसी भी इदारे का कोई फ़र्द ज़ाती हैसियत में करप्शन करता है, ज़ाती फ़ायदा उठाता है, कोई जायदाद बनाता है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। वो अगर ज़ाती कैपेसिटी में अगर साबित हो जाए कि उसने किसी फ़ैसले में किसी एडवाइस में कोई ज़ाती माल बनाया है, तो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन एज ए टोटो जो पूरा इदारा ही पकड़ लेते थे, वो उसमें नहीं होगा। फिर सेक्शन 5A जो है वो एहतसाब अदालत को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें बिल्कुल ये कहा गया है, और पहले भी ऐसा होता आया है कि हाज़िर या रिटायर्ड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज लाहौर या मुतलका हाई कोर्ट के जज, उनको अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे सारा कुछ होगा। सदर ममलिकत मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके उनके जजों की तकर्री करेंगे, जिनकी मराहत हाई कोर्ट के जज के बराबर होंगी और उनकी मुद्दत 3 साल होगी। उनको हटाया जाना जो है, स्पेशली चेयरमैन नैब को और बाकी इदारों को, उसमें अगेन इसमें जो बड़ा वाज़ेह है ये अपना आइन का आर्टिकल, जिसके आइन आर्टिकल 209 जिस तरह जज को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, उसी प्रोसीजर से हटाया जा जिनके एहतसाब अदालत के जो जज है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर का उसमें तल्लुक ही कोई नहीं है। वो तो सदर ममलिकत करेंगे और मुतलका हाई कोर्ट की जो चीफ जज उनको साथ कंसल्ट करके बनाए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना परेशान होना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इससे ये होगा कि
एक जो शुतर बेमहार वाले इख्तियारात थे। डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि ये ऐसे कोई बात ही नहीं कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे जज रखे जाएंगे। ये जरा पढ़ें 5A का सेक्शन 2 है और उसमें ये है कि मैं पढ़ता हूँ जी कि the president shall appoint any person as a judge of the accountability court, ये सुन ले, who has been a judge of a high court or is a retired district judge, not being more than 60 years of age at the time of appointment, 68 years of age at the time of appointment upon the advice of the prime minister। ये लिखा हो मेरे सामने, ये मेरा फतियाना साहब ने पढ़ा नहीं है, वरना ये खुद भी कहते कि ये गलत है। क्यों ये ऊपर जो है ऊपर इसमें कंसल्टेशन तो इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं वो भी है कि वो जो है कि या और है या मुतलका चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन, उसकी कंसल्टेशन के साथ, और या ये है कि ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें एतराज़ वाली क्या बात है, अगर कल को प्राइम मिनिस्टर नून लीग का होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है और इतना बड़ा मामला है, अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते हैं या शहबाज शरीफ होते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी होते हैं, वज़ीर आज़म है मुल्क के, अगर उनसे कंसल्ट कर लिया जाता है तो इसमें बुरी क्या बात है? वज़ीर फरमाए कि आप एक जज लगा रहे हैं, अगर इंतज़ामिया ने प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से लगाना है, उसमें मुतलका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, कंसल्टेशन तो उनके साथ भी नहीं मैं उसमें ये कि लिखा हुआ है या उनके साथ कंसल्टेशन या ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर लगाएगा, अगर मुतलका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के उसकी कंसल्टेशन के बगैर, एडवाइस के बगैर, तो अपनी मर्जी के सियासी बुनियादों पर जज लगेंगे, पकड़ के फ़र्ज़ करें किसी PTI के जो MNA को लगा दे, फ़र्ज़ करो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या ये कि जो जज उनका कोई उनका मर्ज़ी का जज, तो ये है कि कौन पूछने वाला है मुझे, और उससे कौन से फ़ैसलों की इंसाफ पे वो अपनी फ़ैसलों की अब तवक्को करेंगे। ये इंसाफ का खून है, यानी ये ठीक है, ये तरीके इंसाफ के दौर में मुसलसल इंसाफ का खून हो रहा है, लेकिन कोई लिमिट तो नहीं, देयर मस्ट बी एन एंड टू इट। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा रियाज फताना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रहे हैं वो जो वज़रा जो चीनी चोर हैं, आटा चोर हैं, उनको NRO बेसिकली तो गवर्नमेंट ने दिया है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एहतराम करता हूँ, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। अपोजिशन ने कुछ तो कहना है ना जी, अपोजिशन का काम ही होता है क्रिटिसाइज़ करना, अच्छी बात को भी क्रिटिसाइज़ करना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, उसमें उसका इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पूरे पाकिस्तान में, बिज़नेस कम्युनिटी को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, और ओवरऑल जो लोग काम करना चाहते हैं वो डरते हुए काम नहीं करते थे। अब एक ओपन है ना, और अगर गड़बड़ करेगा तो उसकी माफ़ी तो फिर भी नहीं है। इंटरनल मैकेनिज़्म मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का हर डिपार्टमेंट का, उसके बाद अदालतें मौजूद हैं, वहाँ उनको पकड़ा जा सकता है, लेकिन नैब के दायरा कार से निकाल दिया है, क्योंकि नैब का असल काम है करप्शन का खात्मा। तो बड़ी करप्शन नैब का काम जो है ना, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को कंट्रोल करना नहीं है। ठीक है, ये गड़बड़ होगी ना, मिक्सअप हो गया। पहले करप्शन का खात्मा भी नैब के ज़िम्मे था, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नैब के ज़िम्मे था। तो हमने ये किया कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जिसको नैब कहती है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अमलन अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं है और वो एक नेक नीति से फैसला किया गया, इसका पर्सनल गेन, ज़ाती फ़ायदा फिनंशियल नहीं लिया किसी शख्स ने, तो वो नैब की मामले में बाहर ले लिया जाए। उसके लिए और बहुत से फोरम मौजूद हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि नैब के सामने एक डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन होगी और हकीकी मानों में वो करप्शन के खात्मा के लिए अपना किरदार सारा दे सकेगी। आप समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स आने के बाद जो बड़े केसेस इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का है या फेक अकाउंट्स का केस है या LNG के केसेस हैं, इनके फैसले जल्द आ जाएंगे? देखिए ना, वो अभी टाइम बच गया ना, अब अदालतों का टाइम भी बच जाएगा, नैब का टाइम भी बच जाएगा, उनके पास पहले लोग थोड़े हैं। अब असल जो करप्शन के मामलात हैं उस पर पूरी तवज्जो दे सकेगी नैब। पहले उनके एट ए टाइम फैसलाबाद का घंटाघर बना हुआ था, 8 बाज़ार निकल रहे हैं, कभी इधर इधर, सारे वो खुद भी उनके अफसर कन्फ्यूज़ हो रहे थे। अब वो एक डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन होगी कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन का खात्मा करना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, उसके लिए और इदारे मौजूद हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप ये बताइएगा कि अपोजिशन को ये फ़ायदा नहीं होगा कि ये जो उनके केसेस हैं जिसमें आप कहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड हैं, ये झूठे इल्ज़ामात हैं, उनके फैसले अब जल्द आना शुरू हो
जाएंगे तो ये तो अपोजिशन को एक फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं तो वो आपने देखा है रोज़ाना ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो या शायद खाकान अब्बासी हो, वो अदालतों के चक्कर लगा रहे होते हैं। देखें नसीम साहब, हमने तो भुगत लिया है 3 साल से हमारे साथ जो हो रहा है, इन्होंने जो करना था कर लिया। अब तो जो दौर आ रहा है तो अब तो अकाउंटेबिलिटी इन हुक्मरानों की होगी, उसके लिए ये पेशबंदियाँ कर रहे हैं। देखें गुजारिश ये है कि सिर्फ नैब लॉज की बात नहीं है, उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है और किसने करवानी है। ये मौजूदा चेयरमैन ने करवानी है, जिनका रोल हमारे सामने है, जिनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। पिछले 3 साल में जो इन्होंने किया है पीटीए हुकूमत के साथ मिलकर, यानी यह है कि इनका टारगेट क्या था इस अनहोली अलायंस का, नैब का और पीटीए गवर्नमेंट का जो अनहोली अलायंस, उसका टारगेट सिर्फ अपोजिशन की आदत थी। जो प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं लोग बैठे हैं सारे, वो तो देखें खास ये है कि उनका ताल्लुक आटा माफिया से हो, चीनी माफिया से हो, वो जो मालूम जब्बा केस में मुलव्वस हों, बीआरटी पेशावर में हो, बिलियन ट्री स्कैंडल में मुलव्वस हों, सारे पाक हैं, सारे मासूम हैं। तो असल में यानी मुजरम तो उनकी नज़र में सिर्फ वो हैं जो हुकूमत के मुखालिफ हैं। तो ये कि इनसे हमें तो है कि ये कि लॉज जिस तरह की आप चाहें बनाएं, वो आसमानी कवानीन ले आएँ, लेकिन असल बात कवानीन की नहीं होती, कवानीन पे अमल दरामद कराने वालों की बात है। अमल दरामद कराने वाले जो हैं, अगर ये जावेद इकबाल साहब जैसे लोग होंगे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं है जी। अच्छा, आप पहले जो अपोजिशन है नैब पे भी बड़ा शोर मचाती रही, इंतखाबी इस्लाहात पे बड़ी बात होती रही, और हमेशा जो है जब भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में धांधली का शोर मचा है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने आपको दावत दी कि आएँ और बैठ के इस्लाहात करते हैं। वहाँ पे भी आप गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठे और वहाँ पर बात आगे नहीं बढ़ सकी, फिर इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। नसीम साहब, इन्होंने कौन से कौमी मसले पे कभी अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश की है? इनका तो कंडक्ट ऐसा है जो तंग नज़री से इबारत है, जो एक इंतकामी ज़रियत से इबारत है। वो तो देखें बाहर वो तो मोदी से बात करने के लिए बेकरार होंगे, ये जो बाइडन से अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात टेलीफोन पे बात करने के लिए बहुत बेचैन और बेकरार होंगे, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ या बाकी अपोजिशन के कायदीन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद है कि पहले सेशन में, असम्बली के पहले सेशन में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर इनको कहा कि आएँ चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन करें, उन पर बात करें। ये कोई सियासी मसला नहीं है, एक सियासी जमात का मसला नहीं है, कौमी मसला है। मिल के ये फैसला करें कि किस तरह हमने आगे चलना है। लेकिन वो भी ये है कि हमारा जो दस्ते तावन था उसको इन्होंने बिल्कुल झटक दिया। इसी तरह किस मसले पे इन्होंने साथ लेके चलने की कोशिश की है? कश्मीर का मसला हो, कोविड-19 का मसला हो, मईशत का मसला हो, अब कोई ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो या और कोई बात हो, ये कभी इन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। उसके लिए जिस फराख दिली की ज़रूरत होती है, जिस मुरव्वत और रवादारी की ज़रूरत होती है, बदकिस्मती से इमरान खान साहब की क़यादत में ये हुकूमत उससे महरूम। चले यहाँ हुकूमती बेंचों से पूछते हैं। रियाज फतेह साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन के साथ क्यों कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा, और ये जो बिल्स हैं आप मतलब जो कौमी असेंबली से चीज़ पास होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और आपको ऑर्डिनेंस क्यों लाने पड़ रहे हैं? देखें, पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब हैं, उनकी तकर्री इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की थी, और 10 साल पीपल्स पार्टी नून की हुकूमत रही, उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की, तो हमने अच्छा काम किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि हम बिल्कुल अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत ने अभी भी फैसला किया है, अगर वो डे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को तकरीर करने देते, हंगामा ना करते, उस पर आवाज़ें ना कसते, शायद असम्बली का माहौल भी ख़राब ना होता। तो हम तो हमेशा चाह रहे हैं कि असम्बली में हुकूमत अपोजिशन मिलकर मामला को चलाएँ। ये अलग बात है कि हुकूमत की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और उस पर हम चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चीमा साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको नामजद कर दे। अगर इनकी पार्टी मज़ाकरात के लिए तो बहुत अच्छे मज़ाकरात कर लेंगे, क्योंकि उनके बाकी जो रहनुमा हैं वो बाज़ का हट धर्मी करते हैं, किसी बात पे आते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल कौम का मुफाद सबसे अजीम होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अवाम चाहती है उनके मसाइल हल हों। हम बिल्कुल हर मामले में, इकॉनमी का मामला हो, फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, कश्मीर का इशू हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हर जगह पे हम अपोजिशन को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। इनको भी चाहिए कि आवाज़ें ना कसें, असम्बली का माहौल ठीक रखें, बार बार कोरम की निशानदेही न करें और जमहूरियत को आगे चलने दें, रास्ते में रुकावटें ना खड़ी करें। और मेरा ख्याल है कि रिस्पेक्ट करें हमारे रहनुमाओं की, ताकि इनके रहनुमाओं की भी रिस्पेक्ट की जाए।
और डॉक्टर साहब अक्सर वैसे देखा गया जब भी जैसे बजट पेश हो रहा है या कोई भी असेंबली का इजलास हो रहा है, असेंबली में जो भी मेम्बरान हैं, आप लोग जैसे अपने अपने हल्के से इलेक्ट होके आए हैं और आपके लोगों ने वोट इसीलिए दिए मेम्बरान को कि वो उनके मसाइल का हल करें कौमी असेंबली में जाके। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं भी अक्सर प्रेस गैलरी में बैठा हुआ होता हूँ और वहाँ से जो कौमी असेंबली का माहौल नज़र आ रहा होता है वो दोनों ही तरफ से बहुत ही, कभी कभार तो आपने देखा गालम गलोच भी हो गई, कागज़ फाड़ दिए जाते हैं, किताबें मारी जाती हैं। तो क्या असेंबली का ये रोल रह गया बाकी? नसीम साहब, आप अगर वहाँ मौजूद होते हैं तो आपने वो मंजर देखे होंगे जब ये बजट की किताबों के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन पे हमला किया गया, आपको याद होगा। देखिए, बात ये है कि अफराद बहुत मैटर करते हैं। सच्ची बात यह है कि जिस तरह हमारे भाई, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त रियाज फतेहाना साहब फरमा रहे थे, ये तो ले के साथ चलना चाहते हैं अपोजिशन को। मसला यह है कि इनके लीडर जो हैं इमरान खान साहब नहीं लेके चलना चाहते। बात यह है कि हुकूमत की हुक्मरानों की बात है। इन जैसे लोगों के हाथ में, फतेहाना साहब जैसे लोगों के हाथ में अगर कोई इख्तियारात हों तो फिर यह कि माहौल भी बेहतर हो जाए। दूसरी बात जो है वो ये है कि मोहतरम रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि ये इन्होंने तकर्र, इनका ये नायब चेयरमैन का तकर्र इन्होंने किया था, इनकी मर्ज़ी से हुआ था। ये मैं मानता हूँ, ये गलती हमसे हुई है, लेकिन हमारी गलती का बदला पूरी कौम से ना लिया जाए, मेरी ये गुजारिश है। पूरी कौम को ये किस तरह, जिस तरह इन्होंने एक टांग के रखा हुआ है मौजूदा चेयरमैन ने, ठीक है हमारी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस गलती का खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। पूरी कौम को उसका सबक न सिखाया जाए, पूरी कौम से इसका बदला न लिया जाए, मेरी गुजारिश ये है। अच्छा, तो ईवीएम से आप लोगों को क्या मसला है? ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन आ रही है या उसके अलावा भी 39 इस्लाहात है इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर? नसीम साहब, गुजारिश ये है कि ईवीएम से मसला ये है कि जो भी रिफॉर्म्स ये लाना चाहते हैं, देखें होना ये चाहिए कि ये यानी इस वक्त भी पूरी दुनिया में जमहूरी ममालिक में जहाँ इलेक्शन होते हैं उसके 2/3 जो ममालिक हैं, यानी 2/3 से ज़्यादा ममालिक हैं, वहाँ पे यही सिस्टम चल रहा है जो मैनुअल सिस्टम है बैलेट पेपर का। और चंद ममालिक जहाँ ये चल रहा है वहाँ भी ये कि हर जगह ये है कि लोग मुतमिन नहीं है, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैनुअल सिस्टम है इसके ऊपर भी लोगों को एजुकेट करने में बड़ा वक्त लगा है। अभी ये देहाती इलाके में फतेहाना साहब मुझसे एग्री फरमाएंगे कि वहाँ बेशुमार का ये हमारे जो बैलेट पेपर हैं ज़ाया हो जाते हैं। अनपढ़ लोग हमारे जो है देहाती, वो जो है वो सही मोर नहीं लगा सकते। लेकिन यह कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उससे यह है कि बड़ी जल्दी वो हम उनको यानी उस स्टेज पर ले आएंगे। दूसरी बात यह है कि मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात नहीं है, मशीन चलाने वालों की बात है, सिस्टम की बात नहीं होती। नसीम साहब, सिस्टम चलाने वालों की बात है। यहाँ पे एक ब्रेक ले लें, सिस्टम की बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं। मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ब्रेक के बाद चले ये से शुरू करेंगे जी, ठीक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ईवीएम की, आप क्विकली अपना पॉइंट कर दें ताकि फिर मैं गुजारिश कर रहा था कि मसला जो है मशीन का नहीं, मशीन चलाने वालों की बात है। जब तक मशीन चलाने वाले जो हैं, सिस्टम चलाने वाले काबिल एतमाद नहीं होंगे, बासूल और दयानतदार नहीं होंगे, इस निज़ाम पे शकूक व शुबहात इसी तरह कायम रहेंगे। और नीयत की बात जो है, कब यह है कि ये ऐसे बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म का निज़ाम लाना चाहते हैं, अगर नेक नीयत हो तो क्या डस्का में इस तरह के हालात होते हैं जिस तरह इन्होंने यह कि धुंध को जवाज़ बनाकर पूरे इंतखाबी नताइज को धुंधलाने की कोशिश की, आपको पता है। तो इससे पता चल जाता है कि कितने नेक नीयत है और बड़ा ये है कि मुनसिफाना निज़ाम लाना चाह रहे हैं। ये ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, नसीम साहब आखिरी बात जो है, हमें खदशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन में तब्दील हो जाए। क्यों जी, आप समझते हैं कि इस तरह रिगिंग होगी? अपोजिशन ठप्पा जालसाजी की एक्सपर्ट है और वो उनको सख्त तलमला रही है कि ये नया सिस्टम कहाँ से आ जाएगा। पहला तो मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में हर जगह होता है। पहले स्कूल टीचर जाके लिस्टें बनाता था मैनुअल, अब नादरा से रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होकर ऑटोमेशन के ज़रिए वोटर लिस्टें बन रही हैं। आप कल को कहेंगे हवाई जहाज़ पे नहीं हमने चढ़ना क्योंकि इनका हुकूमत के पास कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत और चीज़ है, रियासत और चीज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रियासत का हिस्सा है। जो ब्यूरोक्रेसी या फ़ौज या रेंजर्स जाके कंडक्ट इलेक्शन करते हैं वो हुकूमत के मतहत नहीं है, वो रियासत के मतहत हैं। और रियासती इदारे जो हैं उनको हमने और इंडिपेंडेंट और मुस्तहकम किया है और करना है। मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों पर हमें एतमाद करना चाहिए। हुकूमत उस वक्त डिज़ोल्व हो चुकी होगी जब इलेक्शन होगा, केयर टेकर सेटअप होगा और इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार होगा, है ऑलरेडी, अदालतें खुद मुख्तार हैं। आपको उन सारे इदारों पर एहतराम, इनको यकीन करना चाहिए
चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, उल्टी मोहर लग जाती, सीधी मोहर लग गई, 4 खाने इधर हो गया, मोहर ज़ाया हो गया, इंक कम डाल देते हैं, उससे नज़र ही नहीं आती इंक। जो पुराने मुस्तनद तरीके हैं हुकूमतों के पिछले दौर में धांधली के, अब एक सिंपल तरीका है, वो जाके उसने अपने बटन को पुश कर देना, बस बात ख़त्म हुई। ना उसमें इंक की ज़रूरत है, ना दाएं बाएं मोहर की ज़रूरत है, ना उल्टी सीधी मोहर होगी, हर चीज़, और स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। उससे मेरा ख्याल है कि ये इस पे दुनिया में ये निज़ाम बेहतर कामयाबी से चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी चल रहा है। हमें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए और सियासी इदारों पे एतमाद करना चाहिए। देखते हैं कि अगर हुकूमत में और अपोजिशन में इस बात के ऊपर कंसेंसस बन जाता है, हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले जो इलेक्शन है वो अपोजिशन और हुकूमत के कंसेंसस से बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सियासत पे मजीद हम बात मतलब पार्टी पे ना करें तो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। जिस तरह नून लीग के मामला आजकल चल रहे हैं, आपने देखा है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रही हैं तो वो जब पेश होती हैं उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करती हैं। हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। लेट्स वॉच द क्लिप। इमरान खान साहब ये कहते थे हमें, हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरखास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम वो उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं, और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। आप देखें कि आप तो किसी भी इदारे के सरबराह से खुश नहीं है, चेयरमैन नैब हो या इलेक्शन कमीशन का हो, और अभी आप देखें कि मरियम नवाज़ ने कैटेगोरिकली जो है वो साबिक ISI चीफ का नाम लिया है, तो क्या पार्टी इस बयान पे उनके साथ खड़ी है? देखिए, गुजारिश ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने जो नाम लिया, इल्ज़ाम उन्होंने नहीं लगाया, इल्ज़ाम तो लगाया जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने, जो उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे, और उन्होंने कसम उठाकर हल्फिया बयान ये दिया और ओपन एक एड्रेस करते हुए कहा और कि जी ये मेरे पास ये आए थे और उन्होंने ये मुझे कहा, इस तरह प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। तो अब ये है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सब मुतल्लिका फ़रीक़ों को बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है जी। अच्छा, मुस्लिम लीग में यही सुना जा रहा है कि भाई नून से शीन निकल आई, शीन से मीम, तो आप क्या देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ जो है वो इस वक्त आमने सामने और इनके मुख्तलिफ बयानियाँ हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो मफामत की बात करते हैं, जबकि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जो है वो टोटल मजामत कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये नसीम साहब की, ये इख्तलाफ जो है ये है हिकमत अमली के हवाले से। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये मंजिल है, ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसको अचीव करने के लिए हिकमत अमली क्या इख्तियार की जाए, इसके हवाले से इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय हो सकता है, और ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन जो है वो हर जगह होता है। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी कल्चर है हमारी पार्टी में, और स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, लाए अमल के हवाले से इख्तलाफ मौजूद है, और कोई ऐसी कोई गैर फितरी बात और अजीब बात नहीं है। रियाज फतेह साहब, आपने देखा है कि जब से ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, अभी किसी ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन हुकूमत तो इस वक्त उन्हीं की है, तब से आपने देखा कि हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, जो बहुत बड़ा दुश्मन भी है पाकिस्तान का, वहाँ पर हमारे ISI चीफ को लेके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी बातें होती हैं। और जब ये मरियम नवाज़ का ये बयान आया तो इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाला है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नसीम साहब, पहले मैं वजाहत कर दूँ कि जस्टिस जो सिद्दीकी साहब हैं, शौकत सिद्दीकी साहब, उन्हें करप्शन की बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर ही मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस को चेयर करते हैं, उन्होंने उनको बरतरफ कर दिया था। ऐसा शख्स जिसको ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बरतरफ कर चुकी है, उनकी किसी गवाही पे यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरा, ISI के चीफ उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं थे, उस वक्त और जनरल थे जो ISI के चीफ थे, उनकी ये बात भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, कभी भी इस लेवल का जर्नैल चल के किसी जज के घर नहीं जाता। अगर कन्वे करना हो, और बड़े थोड़े तरीके होते हैं, तो यहीं से झूठ पकड़ा जाता है कि जनरल साहब चल के मेरे घर आए या मुझसे उन्होंने आके बात की। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, महज एक इदारे को बदनाम करने की साजिश है। और हाईब्रिड वार जो है, आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क हमें, वो पहले ही वो ज़ख्मी है,
है अफ़गानिस्तान के मामले में और बहुत सारे मामलात में, तो कोई मौका नहीं जाने देता या हमारे अहम इदारों को वो बदनाम नहीं करता। कतई तौर पर जनाब फैज़ मीर की कोई मुदाखलत नहीं थी इलेक्शन में, और इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट हुआ है। अगर हमने धांधली करना होती तो आज 2/3 मेजॉरिटी 2013 की तरह जैसा नून की मेजॉरिटी थी आज हमारी भी होती। हम तो कई 5 जमातों को साथ देकर मखलूत हुकूमत बनाकर हुकूमत चला रहे हैं। आज सेनेट में भी हमारी मेजॉरिटी होती है, कौमी असम्बली में भी होती है। यही इस बात का सबूत है कि ISI इम्पार्शियल थी, वरना वो धांधली करती तो फिर ये 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होती। तो मेरे ख्याल ऐसी बातें करने से हम मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। जिसने भी ये कहा है उसने दुरुस्त नहीं कहा। हमें पाकिस्तान की फ़ौज पे एतमाद है और ISI पर भी। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कि केस है तो वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को भी बुला ले। और मैं इत्फाक करता हूँ फतेहाना साहब से कि अगर उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है ये कि क्यों उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया उसका, लेकिन वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक बात नसीम साहब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें हम लोग यानी ये है कि ये मैं कई बार ये कहता हूँ कि यानी फ़ौज के अलावा पार्लियामेंट है, अदलिया है, ये तीनों इदारे जो हैं बड़े मुक़द्दस और मोहतरम हैं। लेकिन फ़र्क ये है, मैंने हमेशा ये कहा है कि फ़ौज जो है सिर्फ मुक़द्दस और मोहतरम नहीं है, हमारा महबूब इदारा भी है। पूरी कौम इससे मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारा ये कौमी और महबूब इदारा जो है इसकी गैर जानबदारी को हर कीमत पर बरकरार रखा जाए। रियाज फतेहाना साहब, जब गवर्नेंस की बात आती, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब अपोजिशन लीडर थे और कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने बहुत दावे किए थे, लेकिन आज पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, चीनी भी महंगी हो रही है, महंगाई ने आम आवाम की जो है वो इस वक्त बुरी हालत की हुई है, तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, महंगाई का ताल्लुक सप्लाई और डिमांड के साथ है। महंगाई का ताल्लुक फॉरेन करेंसी की कीमत पर है, इंपोर्ट बिल पर है, वो दुनिया में तेल की कीमतों पर है। दुनिया सारी में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। उसका रिज़ल्ट क्या है कि हमारे पूरे रीजन में सबसे तेल की कीमतें पाकिस्तान में कम है, सारे इवन पड़ोसी मुल्कों में कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं। दूसरा ये कि कोरोना का असर भी दुनिया की सारी मैशतों पर है। हम तो फिर भी 4% ग्रोथ रेट के साथ बैठे हुए हैं और कोरोना से भी जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है वो मुतासर हुआ है। और तीसरा ये कि अगर चीनी और बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं तो इससे एक तबका खुशहाल भी हुआ, इसका नाम है काश्तकार। उनकी फसलें अच्छी बिकी हैं और उनको तो हमेशा इस्तेसाल रखा गया। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि जो 60% आबादी देहात की है, 45% मजदूर देहात में है, उनको अगर हम पूरा मुआवजा नहीं देंगे कमाद, गंदम, चावल, कपास का, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? गुर्बत दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ी है तो दूसरी तरफ किसान को भी फ़ायदा पहुँचा है। किसान को फ़ायदा ये पहुँचा है। देखें फतेहाना साहब भी, इनका भी ताल्लुक ये काश्तकार घराने से है, मैं भी काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है। दोनों का ज़राअत पेशा ख़ानदानों से ताल्लुक़ है। हमें पता है, फतेहाना साहब एग्री फरमाएंगे कि हमारे दौर में DAP खाद की कीमत 21 रुपये फ़ी बैग थी, जो आज 7,000 रुपये में बिक रहा है। ये है किसान जो है बड़ा खुश है। देखें, गुजारिश ये है कि सिर्फ ये ज़राअत की बात नहीं है, हर शोबे का बेड़ा गर्क हो गया है, पूरी मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है। कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई ये कि ये महकमा ये इसमें सेहत में जो तबाही हुई है। मैं देखें, मुझे पता है कि हमारे दौर में, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में आला तरीन क्वालिटी की दवाइयाँ जो हैं बेसिकल यूनिट से लेके टीचिंग अस्पतालों तक मौजूद थी, जो आज नहीं है। बात यह है, वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग, जो ये नहीं कि इनके लोग पास को अच्छे लोग नहीं हैं, फतेहाना साहब जो जैसे लोग हैं लेकिन बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल कहीं कार फरमा नज़र नहीं आता। बात यह है कि जिस तरह की टीम वहाँ पर चुनी हुई है वज़ीर आज़म साहब ने, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना विजन है, ना तजुर्बा है, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है, ना अली और बदइंजामी है जो साफ नज़र आती है हर शोबे में, और पूरी कौम इसकी सजा भुगत रही है। आप कहते हैं पूरी कौम इसकी सजा भुगत रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बात की, जब अमेंडमेंट्स की बात आती है तो अपोजिशन कहती है कि हमसे मशावरत नहीं की जाती, जबकि हुकूमती बेंचों का कहना है कि हम मशावरत करना चाहते हैं, लेकिन असम्बली के अंदर आपने देखा कि किस तरह शोर होगा किया जाता है, बकान पड़ी आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं दी जाती। महंगाई की बात आई तो हुकूमती बेंचों की तरफ से यही कहा गया कि महंगाई तो हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से भी सारी दुनिया में जो है इस वक्त महंगाई हो रही है, तेल की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही है। जबकि अपोजिशन का कहना है कि ये सरासर जो है वो मिसमैनेजमेंट है, इस गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो दुरुस्त नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।